तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि हीट का एक्सचेंज बिटवीन बॉडीज जो था वो थर्मोडायनेमिक्स था। उसमें हमने देखा था कि सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बेसिस पे हमने प्रोसेस देखे थे। प्रोसेस में आज था हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। हमारे पास में था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमारे पास में था साइक्लिक प्रोसेस। इन सारी चीजों को देखा था और इनमें हीट क्या होगी और इनमें वर्क क्या होगा ये हमने कैलकुलेट किया था। हमने ये भी देखा था कि किन किन प्रोसेस में इनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी और इस तरीके से हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसको अप्लाई किया था आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। हमने देखा था फ्री एक्सपेंशन में कैसे वर्क जीरो होगा। आज हम कुछ छोटी छोटी बातें और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में आता है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आएगा, तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक टर्म होता है इंडिकेटर डायग्राम। ये आपका पीवी कर्व जो होता है और उससे क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं, वो सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको इसके बारे में मिल जाएंगी, यहाँ पे देखेंगे। तो किसी भी प्रोसेस में अगर आप किसी भी प्रोसेस को आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें होती हैं, वो होती हैं सबसे पहले एसेंशियल कंडीशन पढ़ना होता है। किसी भी प्रोसेस को पढ़ना है तो उस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एसेंशियल कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। उस प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एसेंशियल कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको एसेंशियल कंडीशन जानना होगा। एसेंशियल कंडीशन जानने के बाद में एसेंशियल कंडीशन जानने के बाद में आपको जानना पड़ेगा उसके बारे में कि उसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल के बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसका एप्लीकेशन, फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको जानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसके लिए जो फार्मूला होगा वो बताना पड़ेगा। जैसे आइडियल गैस है तो पीबी इक्वल टू एनआरटी या पीबी इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबैटिक है तो पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आपके पास फिफ्थ पॉइंट आता है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम में आप पीबी कर्व बनाते हैं, पीबी कर्व बना के डीपी बाई डीपी उसका स्लोप निकालते हैं आप, ठीक है। और उस स्लोप को देखते हैं कि वो क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, और फिर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं आप। आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें स्पेसिफिक हीट जीरो होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट सी इक्वल टू कितना होता है, सी इक्वल टू होता है क्यू अपान एम डेल्टा टी। और आपको पता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें कोई भी एनर्जी चेंज एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, डी क्यू जीरो होता है। तो क्यू जीरो हो जाएगा तो सी भी आपका जीरो हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट जीरो होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। ओके, आवाज क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमने कल कर्व देखा था इनका, अगर इनके पीबी की कर्व को बनाए खासतौर पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, पीबी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये इस तरीके का कर्व बनता है आपके पास में। अगर आपको इसका एंगल बताना है कितना होगा तो इस पे स्लोप टेंजेंट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। टेंजेंट बना करके आप ये इसका स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। टेंजेंट बना करके आप इसका स्लोप निकाल सकते हो। जो इसका स्लोप होगा वो वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। इसको अगर डिफरेंशिएट करो डीपी बाई डीपी के हिसाब से, तो डीपी बाई डीपी की जो वैल्यू आती है आपकी, डीपी बाई डीपी की जो वैल्यू आती है यही आपका होता है। ये वैल्यू होती है आपकी माइनस गामा
पी बाई बी, माइनस गामा पी बाई बी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो गामा होता है वो सी पी बाई सी बी होता है और ये हमेशा एक से बड़ा होता है, तो इसलिए डी पी बाई डी बी जो होगा आपका माइनस गामा पी बाई बी होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस का होगा पी बाई बी। तो जब निकालोगे इसका रेशियो आप, तो आपके दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम कई बार बोलते हैं एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होगा, ये होता है गामा इंटू पी। गामा इंटू पी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको ई फाई से लिखा जाता है और जो आइसोथर्मल होता है उसको ई थीटा से लिखते हैं। तो ई फाई ये हो गया और ई थीटा इक्वल टू आपका जो होता है वो सिर्फ पी होता है। तो अगर आप ई फाई अपान ई थीटा निकालोगे तो ये इक्वल टू गामा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ई फाई बाई थीटा इक्वल टू गामा मिलेगा। दैट मीन्स रेशियो ऑफ टू इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हो जाता है आपका सी पी बाई सी बी। ठीक है, तो कई बार इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपको गामा पता होगा, एक इलास्टिसिटी दी होगी तो दूसरी निकल जाएगी, या इलास्टिसिटी दे करके बाकी चीज निकालने के लिए भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस कल हमने बता दिया था। अगर कंपैरिजन होगा तो एडियाबैटिक का वर्क, प्रेशर और टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर है, फाइनल टेम्परेचर है प्रोसेस का, ये हमेशा आइसोथर्मल से ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्सपेंशन होगा तो आइसोथर्मल वाला एडियाबैटिक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो नोट कर लो कहीं पे। तो बच्चों देखो, अभी फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो वर्क करता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को भी थोड़ा इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हमें जानना है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम को जो कुछ भी हमने दिया है वो कितना मैक्सिमम वर्क कर सकता है, कितना मैक्सिमम वर्क कर सकता है। ठीक है, ये बात हमको पता चलेगी, ये बात हमको पता चलेगी किससे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, यहाँ पे हम इफिशियंसी डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, इफिशियंसी। ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस की जो इफिशियंसी होती है उसको नीटा से लिखा जाता है, और ये होता है आपका वर्क डन। वर्क डन डिवाइड बाई जितना हीट आपने दिया हुआ, डिवाइड बाई हीट इनपुट। ठीक है, ये हो जाता है आपका W बाई क्यू। और फाइनली जब प्रोसेस के हिसाब से निकालते हैं ये बन जाता है आपका 1 माइनस Q2 अपान Q1, 1 माइनस
Q2 अपान Q1, और टेम्परेचर के टर्म में लिखते हैं तो हो जाता है 1 माइनस T2 अपान T1। ठीक है, इस तरीके से इन फार्मूलों को यूज करके आप किसी भी प्रोसेस में जो एफिशिएंसी है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है फाइनल फार्मूला। ये फार्मूला हर एक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, बाकी फार्मूला जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए है। ठीक सर है, हीट के आगे क्या लिखा है? ये है हीट, ये किसी भी प्रोसेस की इफिशियंसी है। नहीं सर, फॉर्मूले में हीट के आगे क्या लिखा है? आई से। बेटा क्लियर नहीं है आवाज आपकी, फिर से बोलो। इनपुट लिखा है। थैंक यू। सर वो पूछ रही थी हीट के आगे क्या लिखा है, हीट इनपुट। ये इफिशियंसी है किसी भी प्रोसेस की। जो भी सिस्टम आपका वर्क कर रहा है तो कितना वर्क किया उसने, कितना हीट यूज किया, उसका जो रेशियो होगा वो उस मशीन की, उस सिस्टम की इफिशियंसी होगी। ठीक है, ये 1 माइनस है 1 माइनस Q2 अपान Q1। ठीक है, जो परफेक्ट हीट इंजन होता है वो पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। परफेक्ट इंजन की इफिशियंसी जो होती है वो 1 या 100% होती है। ठीक है, परफेक्ट इंजन, जो आपका परफेक्ट इंजन होगा, परफेक्ट इंजन के लिए ईटा इक्वल टू 1 होगा, परफेक्ट इंजन के लिए नीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, परफेक्ट इंजन के लिए नीटा इक्वल टू 1 होगा, और ये जितना एनर्जी इसको दी जाए जो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बट दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कि पूरी पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा था कि कुछ पोर्शन वो यूज करता है अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिकली जितना भी प्रैक्टिकल इंजन होगा उन सब की इफिशियंसी हमेशा 1 से कम होगी। प्रैक्टिकल इंजन, जो भी इंजन है इस दुनिया में, उस सब के लिए नीटा मस्ट बी लेस देन 1। ठीक है, परफेक्ट इंजन के लिए 1, क्रिटिकल इंजन के लिए n इक्वल नीटा इक्वल टू लेस देन 1। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए अब एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम होता है कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल। ठीक है, क्या होता है कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल? आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, यूज किया होगा, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं या हीट पंप भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब की अगर आपको कभी इफिशियंसी निकालनी होगी तो इसी फार्मूले को यूज करके निकालेंगे हम। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो आपका जो हीट इंजन है उसके उलट काम करता है, उसके अपोजिट काम करता है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर के लिए हम इफिशियंसी के बजाय निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये रेफ्रिजरेटर के लिए होता है। इसको बीटा से लिखते हैं, ये ईटा का उल्टा होता है, नीटा का उल्टा होता है। ये क्या होगा आपका? ये होगा जो भी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, ये हीट एक्सट्रैक्ट,
डिवाइड बाई इस प्रोसेस में जितना वर्क लगा हो। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। तो कितना वर्क किया और बदले में उसने कितना कूलिंग किया, जो इसका रेशियो होगा ये इसका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट होगा। ये आपका हो जाता है Q अपान W, Q अपान W। अगर हीट फाइनल और इनिशियल की बात करें, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक की बात करें तो Q2 Q1 के टर्म में लिख सकते हैं हम। अगर हम सपोज कर लें कि जो सब्सटेंस है उसका हीट Q2 है, उसका हीट Q2 है, तो इस फार्मूले को लिखा जा सकता है Q2 बाई W। W क्या होगा? जो वर्क आपने किया वर्क वही होगा जो हीट में चेंज होगा। अगर इनिशियल और फाइनल में जो हीट्स है वो Q1 एंड Q2 है तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ये भी फार्मूला बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। कैसे? जैसे पीछे वाला फार्मूला बना था उसमें 1 से माइनस करना था, इसमें 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। सर एक बार Q2 दोबारा बता दो कि क्या बताया था आपने? क्या बेटा? सर अभी आपने Q2 के बारे में कुछ बताया था, एक स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट देखो, कर दो। रेफ्रिजरेटर काम क्या करता है? रेफ्रिजरेटर काम ये करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जहां भी रखोगे उसको कूल करने का काम करता है, ये है ना। इसको कूल करने का काम करता है ये, ठीक है। तो इसके इनिशियल टेम्परेचर अगर Q1 था, अब बाद में इसने कूल करके अब Q2 टेम्परेचर पे आ गया सिस्टम आपका। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इसको टेम्परेचर के टर्म में रख सकते हैं कि पहले T1 था अब T2 हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ये आपका जो सप्लाई करने वाला सिस्टम है उसका टेम्परेचर है। तो ये इतना सब्सटेंस ने अगर इतने हीट यूज किया हुआ है, इतना हीट एक्सट्रैक्ट किया सब्सटेंस से, जैसे आपने रूम टेम्परेचर पे वाटर रखा फ्रिज में और कुछ टाइम के बाद में ये कूल होकर के आइस में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर से आइस में कन्वर्ट होने में कितना हीट यूज हुआ, कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, ठीक है। वाटर से आइस में कन्वर्ट होने में कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, यानी रेफ्रिजरेटर ने इससे कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया, वो आपका ये हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। और इस प्रोसेस में जो आपके रेफ्रिजरेटर का मोटर लगा हुआ है, जिसको आपने इलेक्ट्रिक प्लग से कनेक्ट किया हुआ है, उसने कितना लाइट कितना बिजली यूज किया हुआ है, वो आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। ये जो वर्क डन होगा ये इस सब्सटेंस के टेम्परेचर यानी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। जैसे इनिशियली अगर वाटर का एनर्जी कंटेंट Q1 था और फाइनली जो आइस बन गया उसका एनर्जी कंटेंट Q2 है, तो Q2 माइनस Q1 जो होगा इसमें हीट चेंज होगा और उसी के इक्विवेलेंट ये आपका वर्क हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बात समझ आ गई उनसे? यस सर। ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है जिसको आप कूल करने जा रहे हो, वो हीट Q2 लेता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत छोटा बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और अगर एग्जाम में आए ध्यान से क्वेश्चन पढ़े बच्चा तो इसको बना ले जाएगा, मिस्टेक नहीं होता जनरली, ठीक है। इफिशियंसी निकालने का और कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालने का, ठीक है, ठीक है। बीटा इक्वल टू अगर बहुत ध्यान से देखें नीटा के टर्म में तो बीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस नीटा अपान नीटा, ठीक है।
चलिए अब इसी चीज को समराइज करते हैं कि इफिशियंसी 100% क्यों नहीं है सिस्टम की। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ दिया गया जिसका नाम रखा गया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम रखा गया? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, पर्टिकुलरली 3 स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एक है केल्सियस स्टेटमेंट, दूसरा है केल्विन स्टेटमेंट और तीसरा है केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। तो जनरली एक छोटी सी बात ये जान लो कि जब भी कोई प्रोसेस होता है, खासतौर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है अगर वो, तो जो आपका यूनिवर्स है उसकी जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन आएगा एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी होती है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म है, और वो सिर्फ इतना एक्सप्लेन करता है कि हीट और वर्क जो है वो इक्विवेलेंट है, लेकिन वो इस बात को नहीं बताता है कि हीट फ्लो क्यों होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता है या नहीं बता पाता है कि हीट हायर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो क्यों करता है, ठीक है। इस बात को एक्सप्लेन करेगा आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट क्यों नहीं फ्लो हो सकती अपने आप। जो चीज ठंडा है वो और ठंडा क्यों नहीं हो सकता है, जो गर्म हो और गर्म क्यों नहीं हो सकता है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होंगे। इसी का कंसाइज समराइज फॉर्म होता है देयर इज नो फ्री लंच। देयर इज नो फ्री लंच, बिना मेहनत के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। बिना मेहनत के लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। देयर इज नो फ्री लंच, कहीं पे भी कोई मुफ्त का खाना नहीं है, ठीक है। लाइफ में बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है। तो इसमें कैल्सियस स्टेटमेंट है। कैल्सियस स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू ए हॉटर वन विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। कैल्सियस का स्टेटमेंट है कैल्सियस स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। नाम के साथ में एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल सकता है आपको, ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज इम्पॉसिबल for a self it is impossible for a self-acting machine it is impossible for a self-acting machine to transfer heat to transfer heat to transfer heat
टू ट्रांसफर हीट कहाँ से, फ्रॉम ए, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए colder body to transfer heat from a colder body to a hotter body. To a hotter body one, to a hotter body one without the aid of an external agency. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास में केल्विन का स्टेटमेंट है, और केल्विन स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए बॉडी और सिस्टम टू परफॉर्म कंटिन्यूअस वर्क बाय कूलिंग इट to a temperature lower than the temperature of the coldest one of its surroundings. किसी भी मशीन से लगातार वर्क कर पाना इम्पॉसिबल है by cooling it lower than its surroundings. ठीक है, a Carnot engine cannot work if the source and sink are at the same temperature, because work done by the engine will result into cooling of the source and heating of the surrounding more and more. ठीक है, तो कैल्सियस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो नहीं करेगी। केल्विन स्टेटमेंट है कि कोई भी इंजन कंटिन्यूसली वर्क नहीं करेगा, कोई भी बॉडी वर्क नहीं करेगी बाय सेल्फ कूलिंग, या उसको कूल किया जाए उसके सराउंडिंग से भी कम टेम्परेचर पे। तो ठीक है, लिख लो केल्विन स्टेटमेंट्स, केल्विन स्टेटमेंट्स it is impossible it is impossible for a body or a system to perform continuous work by cooling it to a temperature lower than
the temperature lower than the temperature of the coldest one of its surroundings. One of its surroundings. ठीक है, नोट कर लिया। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो। हो गया बेटा? यस यस लास्ट स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक्स कंबाइन स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट क्या है ये? बहुत क्लियर वर्ड में ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to design, it is impossible to design an engine it is impossible to design an engine that extracts heat and fully utilize and fully utilizes into work without producing any other effect. ठीक है, हमारे पास जो बच्चे 10th में आते हैं, जब उनको प्रोजेक्ट बनाना होता है तो वो बच्चे ऐसे ऐसे मॉडल इमेजिन करते हैं जिसमें आपके इनपुट लगना ही नहीं है, वो मॉडल सिर्फ और सिर्फ काम करता जाए।
यानी स्पॉन्टेनियस मॉडल वो बनाते हैं, ऐसा मॉडल जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मॉडल खुद ही काम करेगा। तो मैं उन बच्चों को समझाता हूँ कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा इसलिए आप लोग ऐसा कह रहे हो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लोगे तो आप ऐसे मॉडल इमेजिन नहीं करोगे। ठीक है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसमें बिना कोई एनर्जी का इनपुट दिए काम किया जा सके। इनफैक्ट आप 100% इनपुट देते हो तब जा करके कहीं आपको 50%, 60%, 70%, 30% काम मिलता है। जो नेचर है, नेचर की इफिशियंसी 37% है। ठीक है, जो नेचर का बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो 37% मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ काम करता है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें आप अल्कोहल बनाते हैं या बियर वगैरह बनाते हैं, तो वो आप में मैक्सिमम उसमें जो अल्कोहल कंटेंट होता है नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस में वो 37% होता है मैक्स टू मैक्स। अगर उसके बाद में आपको और कंसंट्रेशन चाहिए तो आपको उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कभी भी कोई मॉडल बनाओ, मशीन बनाओ, कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इफिशियंसी आपकी हमेशा 100% से कम होगी, यानी नीटा की वैल्यू 1 से कम होगी हमेशा। ठीक है, आप 1 के क्लोज तक ले जा सकते हो अपना मॉडल बना करके, जितना क्लोज होगा 1 के उतना अच्छा मॉडल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है, इसमें बहुत समझना नहीं, खाली इस प्रोसेस को जान लेना है क्या है। इसका नाम है कार्नोट इंजन। एक इंजन होता है जिसमें 4 साइकिल्स होते हैं। एक इंजन होता है जिसमें 4 साइकिल्स होते हैं और एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन। ठीक है, ओके। कार्नोट इंजन, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं तो ये बना लेता है कार्नोट साइकिल। इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए आती है। देखो पहले प्रोसेस होता क्या है और होता कैसे है, तो पीबी कर्व बनाते हैं सिस्टम का। और सपोज करें कि कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे आपका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और यहाँ से एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है आपका ए से, और आप चले जाते हैं किसी पॉइंट बी पे जिस पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, बट ध्यान रखना कि टेम्परेचर इसका T1 है। इसके बाद में एक एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं आप, यहाँ से एक दूसरे पॉइंट सी पे पहुँचते हैं जिस पे आपके पास में जो प्रेशर है P3 है, वॉल्यूम है V3 है, लेकिन टेम्परेचर आपका T2 हो जाएगा। यहाँ से दोबारा से आइसोथर्मल प्रोसेस करते हैं और वापस लौट करके आते हैं आप यहाँ से एक और पॉइंट पे आ जाते हैं। सपोज करें कि पॉइंट डी पे आ गए आप। पॉइंट डी पे आपका प्रेशर P4 है, B4 है, लेकिन टेम्परेचर T2 ही मेंटेन है। इसको आप यहाँ मिला देते हैं, ये पॉइंट डी है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कितना काम किया है, कितना वर्क किया है, वो आप निकाल सकते हैं। ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, ये निकल जाएगा आपके पास में, लेकिन वर्क से हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ इसकी इफिशियंसी निकालना है। तो T1 टेम्परेचर पे पहला प्रोसेस है, T2 टेम्परेचर पे दूसरा प्रोसेस है, तो इसकी इफिशियंसी जो होती है 1 माइनस T2/T1 होती है। बस इतनी सी वैल्यू, इतनी सी फार्मूले की जरूरत इस प्रोसेस में है आपके लेवल पर। इसमें वर्क निकालने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि आइसोथर्मल में वर्क आपको बताया गया था W
nRT log BF अपान BI हो जाएगा, ठीक है, आइसोथर्मल वाले में। तो फर्स्ट प्रोसेस और थर्ड प्रोसेस का आइसोथर्मल फार्मूला से निकल जाएगा, सेकेंड और फोर्थ का आप एडियाबैटिक प्रोसेस से निकाल लोगे, यानी W2 और W4। इसका फार्मूला आपको बताया था हमने कि R अपान गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 डिपेंडिंग ऑन किस साइकिल के लिए यूज कर रहे हो। तो W4 के लिए करोगे तो ये आपका T1 माइनस T2 हो जाएगा, और W2 के लिए यूज करोगे तो ये आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा। ध्यान रखना एक में T2 माइनस T1, एक में T1 माइनस T2, दोनों इक्वल और अपोजिट साइन का हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो वर्क कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो आइसोथर्मल वाले प्रोसेस से मिलेगा आपको खाली, ठीक है, W1 और W3, ठीक है। W1 की वैल्यू RT1 log B2 अपान B1 हो जाएगा, और W3 की वैल्यू RT log B1 अपान B2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, या B3 अपान B4, ये यहाँ पे B3 कर लो, B1 है, B2 है, ये B3 है, ये B4 हो जाएगा, ये B4, ठीक है। ओके, एट द लिस्ट एट द लास्ट आप देखोगे इसको एडियाबैटिक प्रोसेस को कंपेयर करके, तो B3 अपान B2 इक्वल टू B4 अपान B1, या B3 अपान B4 इक्वल टू B2 अपान B1 ही मिल जाएगा आपको। तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस खाली आपको इफिशियंसी याद करनी है। तो कार्नाट थ्योरम इसी को बोलते हैं कि नीटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1, ठीक है। The efficiency of Carnot heat engine depends only on the temperature of source and temperature of sink T1 and T2, ठीक है। ये कार्नाट थ्योरम हो जाएगा कि इतनी बड़ी साइकिल, इतना बड़ा प्रोसेस दिया है आपको, लेकिन जो इसकी इफिशियंसी होगी T1 और T2 टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा खाली, ठीक है, बाकी किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि T2 कैन नॉट बी ग्रेटर देन T1। अगर T2 T1 से बड़ा हो गया नीटा निगेटिव हो जाएगा, नीटा निगेटिव नहीं हो सकता आपका, ठीक है। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 0 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट था उसी को फिर से प्रूव हो जाएगा कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी 47% होती है, जो डीजल इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी 55% होती है। इसीलिए आप डीजल और पेट्रोल की अगर कार खरीदने जाते हो तो जो डीजल की कार होती है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में करीब करीब 1-1.5 लाख रुपए महंगी होती है, ठीक है। पहले क्या होता था, डीजल और पेट्रोल के दाम में बहुत डिफरेंस होता था, अब तो खैर दोनों इक्वल चल रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो एवरेज में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा। अगर पेट्रोल व्हीकल आपको 15-14 किलोमीटर का एवरेज देती है तो डीजल आपको 20-22 का देगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। इफ द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन, अगर किसी फ्रिज का डोर ओपन कर दिया जाए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रूम इज कूल्ड, रूम इज हीटेड, रूम इज आइदर कूल्ड और हीटेड, रूम इज नाइदर कूल्ड नॉर हीटेड। अगर रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाजा डोर ओपन कर दो तो आपका कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, या गर्म ठंडा दोनों हो जाएगा, या कुछ भी नहीं होगा।
बच्चों आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। रेफ्रिजरेटर था, इंजन नहीं है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से हीट को लेकर के सोर्स को हीट देता है, ठीक है। ठीक है, ये वर्किंग सब्सटेंस से हीट ले लेता है, ठीक है। ठीक है, इसलिए आपके रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। बच्चों जब भी इस क्वेश्चन को बनाना 30 और 0 वाले को तो हमेशा केल्विन में टेम्परेचर को यूज करना, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यूज मत करना, हमेशा केल्विन में टेम्परेचर यूज करना। तो 30 और 0 है तो टेम्परेचर आपका बन जाएगा 303 एंड 273। बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2, सॉरी T1 माइनस T2। ठीक है, कितना हो जाएगा 273 केल्विन अपॉन 303 माइनस 273, ये कितना हो जाएगा, ये बटा 30 यानी अप्रोक्सीमेटली 9 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इस टॉपिक पे आप इजीली बना सकते हो, कोशिश करोगे तो बन जाएगा आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो उसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी को कैपिटल एस से लिखा जाता है और ये मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस होती है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज्यादा होगी, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगी। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ds इक्वल टू dq/t, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट अ टेम्परेचर, ठीक है, गिव्स चेंज इन एंट्रोपी एज dq/t, ठीक है। सॉलिड के लिए इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए इसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस फार्मूले से ds इक्वल टू dq/t इक्वल टू प्लस माइनस ml/t, अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अगर स्टेट चेंज नहीं होगा तो ये जो कैलकुलेशन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा T1 टू T2 ms dt/t, इसको इंटीग्रेट करोगे तो लॉग में मिल जाएगा ये ms log T2 अपॉन T1, ठीक है। अगर स्टेट चेंज होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे
सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा तो इस फार्मूला को लगाएंगे लिक्विड और सॉलिड की एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ओके, नोट कर लिया। लेकिन गैस के लिए एंट्रोपी चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फार्मूला होगा गैस के लिए आपका, ये वैल्यू हो जाती है डेल्टा एस इक्वल टू NCB लॉग बेस ई होता है T2/T1 प्लस NR लॉग B2/B1। ठीक है, ठीक है। इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो ये टर्म आपका यही रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा NR लॉग P2/P1 या P1/P2 कर दें तो ये प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको टेम्परेचर और के बजाय सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में लिखना चाहो तो ये फार्मूला बन जाएगा NCB लॉग P2/P1 प्लस NCP लॉग B2/B1। ठीक है, तो गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले हैं। डिपेंडिंग की टेम्परेचर वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर प्रेशर दिया है या वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है,